हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सैम्पल पेपर का हम तीसरा पार्ट देखेंगे और हिंदी में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आराम से देखकर उसको समझ जाएंगे। आंसर की मार्किंग स्कीम भी इसकी पहले से अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आज हम यहाँ पे देखिए हिंदी में बताएंगे और आपको सेक्शन सी कराने वाले हैं, क्योंकि ए और बी जो था आपका सेक्शन ए बी, पार्ट ए बी कह लो आप उसे, वो ऑलरेडी कराया हुआ है। आप उसे देख लें, लिंक आपको दोनों पार्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका जो था ये कार्टून वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे दिया ये पूछा गया है कि आपको क्या करना है, जो नीचे चित्र दिया हुआ है इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से समझना है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ आपसे प्रश्न पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं जिसका आपको आंसर देना है, जो कि बहुत ही आसान है। और कार्टून की वीडियो मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, लिंक मैं आपको कार्टून की वीडियो के लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कार्टून कराए हुए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखिए कार्टून को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी आपको उसमें कार्टून समझ में आएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना है और आपको समझ में आ जाएगा ये कौन है, ये नेहरू है। इतना तो आप समझ रहे होंगे कार्टून को देख के। इधर क्या है, विशाल आंध्रा, महागुजरात, संयुक्त कर्नाटका और यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं स्टेट की बात चल रही है, यानी कि राज्यों की मांग चल रही है। तो ये कार्टून कौन सी घटना से संबंधित है आप समझ जाएंगे। देखो मैं पूरी बैकग्राउंड में जाके आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या था कि देश जब हमारा आजाद नहीं हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ 1920 की। 1920 में तो हमारा देश आजाद नहीं था। उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। वहां पे क्या बात की गई थी, नागपुर अधिवेशन में ये बात मान ली गई थी कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, क्योंकि देखो 1920 की बात है, अभी ये नहीं पता कि देश कब आजाद होगा। उन्होंने कहा था जब भी हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हमारे देश में जो इतने सारे राज्य हैं, इन राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, ठीक है, दोबारा से। और किस आधार पे किया जाएगा, भाषा के आधार पे किया जाएगा। ये सारी बात कब डिसाइड हो गई थी, 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में। इतना आपको समझ में आया। लेकिन क्या हुआ, 1947 में, 1947 में देश आजाद हो गया। और जब यही मांग दोबारा से सामने आई तो यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, देखो 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन एक ऐसी चीज और हो गई थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्या हुआ था, देश का विभाजन भी हो गया था। हमने ये तो सोचा था कि देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमारा देश का बंटवारा हो जाएगा, यानी देश के दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो गया। और बंटवारे के दौरान क्या हुआ, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, ये भी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। तो ऐसे में अगर ये राज्यों के आधार पे, यानी कि भाषा के आधार पे अगर राज्यों को हम डिवाइड कर देते या राज्यों को डिवाइड करते, भाषा के आधार पे पुनर्गठित करते, तो एक दिक्कत हो सकती थी। दिक्कत क्या हो सकती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब ऐसे में अगर एक राज्य की, मान लो जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात मांग सामने आई कि आंध्र प्रदेश बना दो हमारे लिए, ठीक है। कल को कोई बोलेगा हमारे लिए अलग राज्य बना दो, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में अभी विभाजन से हम गुजर ही रहे थे कि मतलब धीरे धीरे मतलब देश संभल ही रहा था कि ऐसी समस्याएं सामने आने का खतरा हो गया था। इसीलिए मतलब जो नेहरू थे वो कतरा रहे थे ऐसा फैसला लेने से। उन्हें लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश में फिर से विभाजन और कोई मतलब दिक्कत हो जाए, विरोध हो जाए। तो ये सारी घटनाएं, इससे रिलेटेड ये कार्टून है, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इस घटना से रिलेटेड ये कार्टून है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आजादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य है। तेलुगु भाषा, ठीक है, तेलुगु भाषी लोग यहाँ पे रहते थे जिन्होंने मांग की थी कि हमें एक अलग से स्टेट बना दीजिए। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन भी ले लिए जो विजुअल एम्पायर्ड बच्चों के लिए थे, ठीक है। तो कोई कमेंट में ये ना बोले कि सर ये नहीं करने थे। मैं आपको सारे क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिए, तो मैं आपको सारे ही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग कब नियुक्त किया गया। तो आपको पता होना चाहिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1953। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या कर देते हैं, पेपर में दे देते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आयोग की जगह अधिनियम दे देते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है सही तरीके से। 1953 सही मान लेते हैं। अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1956 होगा, और अगर आयोग पूछा जाए तो 1953 होगा। तो ये दोनों चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर, आपका ये जो यूएनओ वाला चैप्टर था, अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला, उस चैप्टर से है। आपको एनसीईआरटी में चैप्टर के पहले पेज पे ये वाला इमेज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस गोले में आपको पूरा विश्व का मैप दिख रहा है और इसके साथ में ये कुछ पत्तियां दिख रही है, जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है। ये जैतून की पत्तियां हैं और ये विश्व में शांति का प्रतीक है, ठीक है, शांति का प्रतीक है। तो आपको सबसे पहले इस इमेज के बारे में पता होना चाहिए।
ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं। तो देखो ये जो लोगो है, ये जो इमेज है, ये जो लोगो था, ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन में है वैश्विक प्रगति, विश्व शांति, विश्व में समानता, या फिर लोगों में सद्भाव भाईचारा। तो आप सभी जानते होंगे कि ये शांति का प्रतीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो यूएनओ है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। स्थापना के समय जो इसके चार्टर पे जो हस्ताक्षर किए गए थे, तो कितने देशों ने किए थे? ऑप्शन में है 61 देश, 51 देश, 71 देश और 81 देश। कितने देशों ने किया था? तो आप सभी जानते होंगे कि 51 देशों ने, यानी 51 कंट्रीज जो थी, स्टेट जो थे, इन्होंने क्या करा था? इस पे सिग्नेचर किया था। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और ये सारा का सारा ए टू जेड एनसीईआरटी के अंदर है। और जिस तरीके का पेपर आया है, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे, किस तरीके से पढ़ के बेस्ट आप मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। यहाँ पे भी आपके सामने की इमेज दे रखी है, और इस इमेज को ध्यान से आपको देखना है। आपको पता होगा कि ये कौन से चैप्टर से है। ठीक है। आपको पता लग जाएगा। और इस इमेज को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपको देखो क्या बताया जा रहा है। वो एक तरफ तो आपको ये यूएनओ और ये जैतून की पत्तियां, यानी एक तरफ से एक तरफ आपको बताया जा रहा है कि शांति के प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है। यानी कि इनका कहने का मतलब है ये है कि यूएनओ के जरिए जो भी बातें हैं उसको मान लो आराम से। ठीक है। शांतिपूर्वक जो भी है बातों को मानो, और नहीं मानते तो फिर दूसरा तरीका क्या है? वॉर, यानी फिर लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर बात नहीं मानते शांति से, तो लड़ने के लिए तैयार रहो। कुछ इस तरीके का मतलब है। तो चलिए थोड़ा सा ही आपको मतलब समझना है उसका। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यह तस्वीर डैश संदेश देती है? क्या संदेश देती है? ऑप्शन में है विश्व का परमाणु निरस्त्रीकरण की आवश्यकता, विश्व को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग, शांति में विश्वास और एक साथ आगे बढ़ना। देखो शांति की बात तो है इसमें इमेज में, लेकिन दूसरी तरफ वॉर की भी बात है। तो यहाँ पे ये तीसरा तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। दुनिया में उपनिवेश की सराहना नहीं की जानी चाहिए। इसका उपनिवेश से कोई कनेक्शन नहीं है इस चित्र का, ये आपको पता है। अब आपको देखो पेपर का पैटर्न बदल गया है। अब वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आप मतलब कितना अच्छा लिखते हो, वहां पे ये देखा जाएगा कि आप कितनी आपके अंदर कितनी नॉलेज और आप आंसर को कितनी जल्दी पहचानते हो। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और उसके आंसर भी आपके सामने रहेंगे, बस आपको आंसर सही पहचानना है। ठीक है। तो आप सभी जान जाएंगे कि विश्व को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की बात चल रही है। ठीक है। यानी कि यूएनओ की बात मान लो, यूएनए के तरीके से रहो, शांतिपूर्वक तरीके से रहो तो ठीक है। अगर नहीं मानते तो फिर वॉर वाले जो दूसरा तरीका है ये अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सैन्य शक्ति की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर पता लग गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका का प्रभाव काफी है। सभी जानते हैं भाई यूएनओ के अंदर अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो आखिर ये प्रभाव जो है वो क्यों है? इसके पीछे कई सारे रीजन दे रखे हैं, लेकिन आपको रीजन नहीं पूछा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसमें से गलत कथन बताओ, यानी कि कौन सा रीजन उसके पीछे नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूएन जो है अमेरिकी क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। अमेरिका के क्षेत्र में ही यूएनओ का मुख्यालय है, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूएन के अंदर अमेरिका के कई नौकर्स हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि यूएनओ का जो महासचिव बनता है उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका अमेरिका की रहती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे नौकर सा हैं, वो अमेरिका के हैं। बिल्कुल सही है, बी पॉइंट। सी पे चलते हैं। यूएन में अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है, बिल्कुल। एक बड़ा बजट और एक बड़ा योगदान जो है वो अमेरिका देता है। नेक्स्ट है कि यूएन के अस्तित्व में आने पर अमेरिका सबसे कम शक्तिशाली देश था। ये तो गलत है भाई। ठीक है। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। क्या उस समय अमेरिका सबसे कम शक्तिशाली देश था? नहीं, उस समय में तो दो ही महाशक्तियां थी, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो आप क्या कहेंगे? यूएसए तो बहुत पावरफुल था, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। तो आपको डी पहचान लेना है और बस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके सामने एक पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लें, एक बार ध्यान से इसको देख लें पैराग्राफ को। ये मैंने हिंदी में रख दिया, इसे ध्यान से समझ लें। अब देखो पैराग्राफ करने के तरीके क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ को पहली लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं और आखिरी लाइन तक पढ़ते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप आराम से पढ़ो, पैराग्राफ को समझो, उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर करो। और एक दूसरा तरीका होता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है कि आपको पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ने हैं। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग जाए सीधा सीधा, तो आपको पैराग्राफ पे जाना ही नहीं है। और अगर आपको नहीं पता लगता तब आपको पैराग्राफ पे जाना है। ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये जो होता है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है।
यानी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी की नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ के क्वेश्चन बिना पैराग्राफ देखे भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने दिखाता हूँ। देखो 1947 का जो विभाजन था बहुत ही दर्दनाक साबित क्यों हुआ। अब इसके पीछे पैराग्राफ को हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई पैराग्राफ है। अब सीधा सीधा इस पे आते हैं। आम जनता विभाजन के पक्ष में थी, आप जानते हैं कि आम जनता विभाजन के पक्ष में नहीं थी। कट कर देते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। दोनों देशों के नेताओं ने इसे ठीक तरह से संभाला, बिल्कुल भी नहीं। दोनों तरफ हिंसा बहुत ज्यादा थी, कोई भी सही तरीके से नहीं संभाल पाया था, तो ये बी भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है कि लोगों को भाषा के आधार पर बांटा गया था। आपको पता है देश का जो विभाजन हुआ था वो तो धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। तो इस तरीके से आप कैसे कह सकते हो कि भाषा के आधार पर देश को बांटा गया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में चौथा आपके सामने है कि ये जनसंख्या का सबसे बड़ा विभाजन या अचानक होने वाला अनियोजित त्रासदी भरा विभाजन था। तो अब आप सोचिए कि जब आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, अगर आपने पैसेज को नहीं भी पढ़ा तो क्या आप इसका आंसर नहीं दे सकते? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, चैप्टर पढ़ा है, तो आप 1 सेकंड में इनके आंसर दे दोगे। ठीक है, 1 सेकंड में इसके आंसर दे दोगे। लेकिन अगर आपको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता तो आप जाओ पैराग्राफ में, आप यहाँ पे देखो, आपको इस पैराग्राफ को समझकर आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विभाजन के रास्ते में कौन सी बड़ी कठिनाइयां आई? बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, वो कौन सी बड़ी थी? एक तो ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम बहुल कोई एक क्षेत्र नहीं था, ये भी सही है। कई जो पूरा भारत था उसमें अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम रहते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, सभी मुस्लिम बहुल जो थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, ये भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, यानी ना तो ए सही है ना तो बी सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। अब आपको यहाँ पे पहचानना है, तो आप आंसर कर दोगे ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में भारत की स्थिति क्या होती यदि भारत का विभाजन ना हुआ होता? चलिए देखिए, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट में। आज के इस वीडियो का मैं आपको पहला क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। मार्किंग स्कीम वगैरह सब आप देख चुके हैं। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय किस लिए हुआ? गलत कारण का चुनाव कीजिए। गलत पूछा है आपसे, इस चीज पे ध्यान देना कि गलत कारण क्या है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम, अंग्रेजों द्वारा निभाई गई भूमिका, अंतरिम सरकार की विफलता। ये पॉइंट सही है। ये जो 3 पॉइंट ऊपर के जहां पे मैंने क्लिक करा है ये सारे सही है, लेकिन ये घटनाक्रम वाला इतना परफेक्ट नहीं बैठेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यही गलत होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसके सही आंसर देने हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ, मैंने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, आप इसे पढ़ सकते हैं चाहे तो। कुछ सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखें और पढ़ लें इसे, पढ़ना चाहते हैं तो। वरना हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, आपको पता है कि भारत की परमाणु नीति जो थी वो थी पहले नो फर्स्ट यूज, यानी नेहरू के समय से आज तक, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी उससे पहले समय, यानी 2014 तक मान लो, नेहरू के समय से 2014 तक की बात अगर मैं करूं, तब तक ये पॉलिसी क्या होती थी कि हम कभी भी अपने परमाणु हथियारों का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, यानी पहले प्रथम, मतलब हम अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं करेंगे पहली बार। ठीक है, कभी भी हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, इस तरीके से पहले हम हमला नहीं करेंगे, कोई दूसरा करता है तब हम सोचेंगे, पहले नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी चली आ रही थी। लेकिन जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक फैसला लिया कि इस पॉलिसी को, ये पुरानी पॉलिसी है, इसको हम बदलते हैं, हम इस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो अब यानी विचार कर सकते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे समीक्षा करने की बात थी इसमें। ठीक है, समीक्षा करने की, तो इसमें क्या रीजन है, ये रीजन आपको बताने। भारत अधिक शांति उन्मुख राष्ट्र अब नहीं है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो नहीं भाई, देखो शांति प्रिय देश भारत हमेशा से रहा है, ये तो हम ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, स्थायी सदस्य बनने के चक्कर में ये ऐसी पॉलिसी, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्थायी सदस्य बनने से इसका क्या कनेक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, ये सबसे तगड़ा पॉइंट है कि भाई हमारे देश की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि हमारी जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा है वो हमारे लिए सबसे बड़ी है। इसके लिए हम समीक्षा कर सकते हैं, अपनी इस पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है, बाकी आप पैसेज में देखोगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, आई थिंक यहाँ पे होंगे आंसर, बाकी हम बिना उसको देखे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अपने अपनी जगह सुनिश्चित, भारत डैश में, यहाँ पे देखो खालिस्तान रखना भूल गया हूँ, भारत डैश में,
यहाँ पे खालिस्तान आएगा, खालिस्तान, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। भारत डैश में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी में भारत अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहता है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यानी भारत जो है वो सुरक्षा परिषद में क्या करना चाहता है, अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहता है और वीटो पावर वाला मेंबर भारत बनना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि सीटीबीटी के लिए कौन सा सही विकल्प है। अब देखिए एक बात और ध्यान से समझ लो, कई बार क्या होता है, जो इंग्लिश मैंने, जैसे इंग्लिश में आपका पेपर है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रखा है, लेकिन कई बार ट्रांसलेशन उतनी सटीक नहीं हो पाती है, ठीक है, कि बिल्कुल परफेक्ट वाली ट्रांसलेशन नहीं हो पाती। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपके सामने, इसके ऑप्शन बी और सी पढ़ो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग बैंड ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, दोनों का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो थोड़ा थोड़ा अलग आपको अंतर दिख जाएगा, बट हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन अलग नहीं होगी, सेम होगी। तो अब ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, पेपर में कई बार ऐसा हो जाता है कि हिंदी की ट्रांसलेशन में मिस्टेक भी होती है, तो आपको कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में समझ में ना आए तो पेपर आपको दोनों मोड में मिलेगा, इंग्लिश में भी होता होगा, तो आप इंग्लिश में जाके उसको पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या आता है इसका आंसर, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम, और सॉरी शॉर्ट में हम CTBT कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CTBT वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पेपर में कई बार आया हुआ है, इसमें फुल फॉर्म पूछी जाती थी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी पहले, कि आपको CTBT का पूरा नाम बताओ, ऐसे दे देंगे और आपको ये लिखनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या है, अब आपका पैटर्न बदल गया, अब आपके सामने आंसर भी आपके सामने होगा, क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, बट आपको केवल पहचानना है। आज एक तरह से आसान हो गया आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की परमाणु नीति में अपने संकल्प को दोहराया, अपनी क्षेत्रीय वर्चस्व की स्थापना, इसे सार्क के संरक्षण के रूप में स्थापित करना, निरस्त्रीकरण और क्षेत्रीय शांति की स्थापना, और दूसरों के साथ दुश्मनी में संलग्न। ये देखो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं होगा, इसमें ये होगा, यही होगा कि निरस्त्रीकरण और क्षेत्रीय शांति की स्थापना, ठीक है, यही होना चाहिए इसका 59। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, आखिरी क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से देख लो। भारतीय विदेश नीति कई कारकों से प्रेरित है, हमारी जो विदेश नीति है वो कई कारकों से प्रेरित है, गलत की पहचान करो। इसमें से देखो सही पॉइंट दे रखे, आपको गलत पहचानना है। राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल हमारी विदेश नीति के तहत राष्ट्रीय एकता की भी बात है, बिल्कुल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का संरक्षण भी है, ये भी सही है। राष्ट्रीय हित भी है, यानी भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, ये भी है। लेकिन गठबंधन निर्माण, ये इसके लिए परफेक्ट पॉइंट नहीं बनता, तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत ही आपको क्या करना था, पहचानना था। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको 3 पार्ट में, यानी 3 वीडियो में 3 वीडियो बनाई है इसके लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लिंक मैं तीनों के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से, अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दिया है, और इंग्लिश में हम इसके लिए कभी वीडियो बना देंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी है, किसी को दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।